तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो कौन है जुड़वा बहनें? अच्छा, एक है ना जुड़वा बहनें, जो ग्रह है ना, कौन कौन से दो ग्रह आपस में जुड़वा बहनें कहलाते हैं? पृथ्वी और शुक्र, है ना। तो संसद की कौन सी दो समितियां ऐसी हैं जो जुड़वा बहनें कहलाती हैं? कौन है जो लोक लेखा समिति का दार्शनिक और मार्गदर्शक और मित्र कहलाता है? कौन है जिसे संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है? कौन है जिसे संसद की नहीं बल्कि लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है? कैसे संसद अपना वित्त पर नियंत्रण रखती है? क्या तरीके हैं वो? बजट के द्वारा, चर्चा के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एक ही क्लास में आपको मिलेंगी। आज पॉलिटी की क्लास जो है वो 18वीं है, पॉलिटी की 18वीं क्लास है। ये एक ही पार्ट में हम इसको पूरा कर देंगे और 20-30 मिनट में निपटा देंगे। आप लोग बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्राइबर बनना हमारे लिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, चलें आगे। तो हेडिंग है संसद का वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर एग्जीक्यूटिव। तो इसके कई तरीके हैं। एक तो बजट है, मैं आपको बजट के बारे में बता चुका हूँ। बजट के द्वारा संसद कंट्रोल करती है। कैग के द्वारा संसद सरकार पर फाइनेंशियल कंट्रोल करती है। अब तीसरी बात जो है समितियाँ, ये समितियों के द्वारा कंट्रोल करती है। अब क्या है? अच्छा देखो, संसद में ना समिति व्यवस्था है, मंत्रिमंडल में भी समिति व्यवस्था है। जब हमारे यहाँ लिखित नियम कानूनों के साथ जो शासन कब शुरू हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब होता क्या है, तो खड़े खड़े थक जाते हैं ना। अब जैसे जैसे सरकार के काम बढ़ने लगे, सरकार में मंत्री शंत्री बढ़ने लगे, है ना। मंत्रिपरिषद आ गई, फिर एक छोटी संस्था और आ गई मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल से भी छोटी छोटी संस्था आ गई, मंत्रिमंडलीय समितियां। मैंने बताया था आपको ना, 3, 4 या 5 या 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री मिला करके एक समिति बन जाती है जिनको अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं। अब देखिए, संसद का क्या काम है? सरकार पर कंट्रोल करना। संसद कानून तो बनाती है, इसके अलावा सरकार पर नियंत्रण जो रखती है वो भी संसद रखती है। तो संसद ही सरकार पर फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि वित्तीय नियंत्रण भी रखती है। वित्तीय नियंत्रण का मतलब क्या हो गया अलका? सरकार, वित्त का मतलब समझ गए ना, धन। वित्त का मतलब धन, है ना। तो सरकार जो खर्च कर रही है, सरकार जो पैसा कमा रही है, जो खर्च कर रही है, उसमें सरकार ने फिजूल खर्ची तो नहीं की है, गड़बड़ी तो नहीं की है। निगेटिव रूप से आप ये कह सकते हैं। आप पॉजिटिव रूप से ये कह सकते हैं कि सरकार ने कितनी किफ़ायत बरती है और जो खर्च किया है उसमें कितना आउटपुट हमें मिला है, कितनी कुशलता से वो काम किया गया है ना। ये सारे मसले जो हो गए वित्त के हो गए, है ना। अब संसद की वो समितियां जो इन सब सारोकारों से इन सब बातों से अपना सारोकार रखती हैं, उन्हें हम कहते हैं वित्तीय समितियां, ये फाइनेंशियल कमिटीज़। तो नाम से ही पता चल रहा है, वित्तीय समिति का मतलब जो समितियां धन या उससे जुड़ी गतिविधियों से में शामिल हैं। ओके, तो अब आपसे पूछेगा कि कितनी वित्तीय समितियां हैं? तो 3 वित्तीय समितियां हैं। मैंने ऊपर लिख रखा है लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, शॉर्ट में PAC। इसे अनुमान समिति का दूसरा नाम प्राकलन समिति भी है और इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्टिमेट कमेटी या इन शॉर्ट EC। ओके, अब हाँ, बात ये आ रही थी कि समितियों की ज़रूरत क्या पड़ी। संसद का काम है सरकार पर फाइनेंशियल कंट्रोल करना। अब संसद में लोकसभा राज्यसभा में दोनों में 700 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं, करीब 800 मेंबर हो जाते हैं ना। अब 800 लोग एक साथ मिलकर के सरकार पर कैसे कंट्रोल करें, कैसे 800 लोगों में तालमेल बने? तो इसके लिए क्या किया गया, संसद के दोनों हाउस से लेकर के या किसी एक हाउस से लेकर के कुछ लोगों को चुना गया, कुछ मेंबर को चुना गया और उन्हें संसद ने काम सौंपा कि आप हमारी तरफ से इस काम को करो। संसद बड़ी संस्था हो गई, उसने अपने में से ही कुछ मेंबर चुने और उनसे कहा कि आप जो है हमारी ओर से सरकार के कामकाज पर या सरकार के वित्तीय कामकाज पर नज़र रखो। अब इस समिति का काम है संसद की ओर से सरकार के वित्तीय कामकाज पर नज़र रखना और जो सरकार जैसा भी कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, जो भी है वो संसद के सामने रख देना। समझ रहे ना, क्योंकि संसद बड़ी संस्था हो गई, उसके लिए लगातार काम करना मुश्किल हो जाएगा और सभी लोग मिलकर के अगर सरकार पर फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें तो वो प्रभावी नहीं होगा, है ना। वो सब बेकार हो जाएगा, ईसा अपनी राह मूसा अपनी राह वाला हो जाएगा। तो कुछ मेंबर लिए गए और उनको कहा भाई तुम ये काम करो। तो उसी में से है एक लोक लेखा समिति, एक अनुमान समिति और एक लोक उपक्रम समिति।
ठीक है ना। तो अब लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति, इनमें कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं हैं। देखिए, तीनों ही संसद की समितियां हैं, तीनों ही स्थायी समितियां। स्थायी समिति का मतलब समझते हो? ऐसा नहीं है कि इसका एक बार चुनाव हो गया तो हो ही गया, अब चुनाव नहीं होगा। नहीं, चुनाव हर साल होते हैं इनके, संसद में से इनके हर साल चुनाव होते हैं। लेकिन स्थायी का मतलब ये है कि ये समितियां हमेशा रहती हैं। इसके अलावा और भी स्थायी समितियां हैं, अधीनस्थ विधायन समिति, नियम समिति, कार्य संचालन समिति, ठीक है ना, और भी समितियां हैं। लेकिन वित्तीय स्थायी समितियां या फाइनेंशियल कमिटीज़ केवल ये 3 हैं। संसद की जो वित्तीय समितियां हैं वो केवल ये 3 हैं। ये परमानेंट है, इनका वजूद हमेशा रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। नए सदस्य चुने जाते हैं लेकिन कभी ये ख़त्म नहीं होती, इसलिए इनको कहते हैं स्थायी समितियाँ। और जो समय समय पर बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं एडहॉक कमिटीज़ या तदर्थ समितियाँ, वो अलग चीज़ है। तो आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी संसद की स्थायी समिति है, तो तीनों ही स्थायी समितियाँ ही हैं, ठीक है। अब इसमें से 2 समिति ऐसी हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं, और एक ऐसी है जिसमें से मेंबर केवल लोकसभा से होते हैं। तो आप ये देखें, जो लोक लेखा समिति है इसमें ये लोक लेखा समिति जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं। अच्छा, पहले इसमें केवल लोकसभा से मेंबर होते थे। अच्छा, अगर और पहले चलें तो ये आज़ादी से पहले ही बन चुकी थी। सन 1921 में लोक लेखा समिति बन चुकी थी। पहली जो लोक लेखा समिति बनी 1921 में बन गई थी, ठीक है ना। आज़ादी के बाद भी ये कायम रही, आज़ादी के बाद भी इसका वजूद है। हाँ, एक चीज़ है कि जब हम आज़ाद हुए तो इसमें पहले केवल मेंबर लोकसभा से थे। सन 1954-55 में इसमें राज्यसभा से भी मेंबर लिए गए। देखिए, जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो मैंने पहले क्लासेस में कहा था आपको कि जब आप पॉलिटी पढ़ें तो पहले पार्लियामेंट से शुरू करें। पार्लियामेंट पढ़ें, फिर प्रेसिडेंट पढ़ें, गवर्नर पढ़ें, फिर संविधान सभा पढ़ें, संविधान पढ़ें, उसके बाद इन चीज़ों को आप बाद में देखें। अब देखो, बार बार आना ना, दोनों सदन, एक सदन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाँ, तो पहले आपको वो पढ़ना चाहिए। पॉलिटी अगर कोई बच्चा शुरू करता है तो उसको सबसे पहले संसद और कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, वो पढ़ने चाहिए। खैर, आप लोगों ने खैर सब पढ़ लिए। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले कब बनी है? 1921 में। आज़ादी के बाद भी इसका अस्तित्व रहा, लेकिन आज़ादी के बाद इसमें केवल लोकसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर इसमें शामिल नहीं थे। राज्यसभा ने मांग की कि हमें भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो राज्यसभा के मेंबर्स को भी इसमें लिया गया 1954-55 में, ठीक है। 1954-55 में राज्यसभा के मेंबर को भी लिया गया। अब मज़े की बात यह है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के मेंबर तो हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। कमेटी की बैठकों में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। इस पर विवाद होता रहा, अक्सर विवाद होता रहा। राज्यसभा कहने लगे भाई इस कमेटी में हमें भी वोट देने का अधिकार हो, मेंबर तो आपने बना दिया है, वोट देने का अधिकार हो। तो बाद में व्यवस्था दी गई, भाई ये ज्वाइंट कमेटी तो है, इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर तो हैं, लेकिन साहब लोक लेखा समिति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में लोकसभा की समिति है, इसलिए आपको इसमें वोट देने का अधिकार हम नहीं देंगे। ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, वो स्पष्ट कहेगा लोक लेखा समिति है क्या। वैसे यूपीएससी का सवाल है ये, वनडे में तो आमतौर पर इतना गहराई में नहीं जाता तो आप कहते हो अरे बड़ा कठिन पेपर आ गया है ना। हाँ, तो लोक लेखा समिति जो है वो संयुक्त समिति है, दोनों हाउस के मेंबर इसमें हैं। 15 मेंबर लोकसभा के हैं, 7 मेंबर राज्यसभा के हैं, टोटल 22 मेंबर हैं। सबसे पहले 1921 में बनी। राज्यसभा के 7 मेंबर इसमें 1954-55 में लिए गए। राज्यसभा के जो इसमें मेंबर होते हैं उन्हें सहयोगी सदस्य कहा जाता है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अब यह है लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में लोकसभा की समिति। किसी ने कुछ पूछना है? कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक बार पॉज कर दीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं। अब टोटल मेंबर इसमें कितने हो गए? 22 या 22। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पहले लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता था वो सत्ता पक्ष से होता था। 1967 से हमारे यहाँ रिवाज शुरू हुआ, रिवाज, ठीक है ना, नियम नहीं, परंपरा है ना। घर में जाते हैं तो खाना किससे मांगते हैं? मम्मी से या बहनों से खाना मांगते हैं ना। जो शादीशुदा लोग हैं वो खाना देते हैं, मांगते नहीं हैं, वो उनको खाना देते हैं शादीशुदा लोग, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। ओके, तो ठीक है। रिवाज क्या है? रिवाज क्या है? रिवाज क्या है? घर में जाते हैं ना भाई, रिवाज है ना, घर में आप मम्मी या बहनों से खाना मांग लेते हैं, रिवाज है वो हाउस मेकर हैं, घर संभालती हैं, तो वो खाना वाना बना दे, आप लोग अभी खाना खिला दो हम, है ना। हम लोग बाहर संभालते हैं ना, पुरुष लोग। लेकिन अब तो भैया महिला सशक्तिकरण का ज़माना है ना, तभी तो भाई पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो अब मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? दोनों काम करके आ रहे हैं, दोनों थक के आ रहे हैं, तू बना खाना तू बना। तो अब तो खैर जोमेटो टोमेटो पता नहीं क्या क्या हैं, ऑनलाइन मंगा लो, है ना। क्योंकि मैं, मेरी पत्नी और बस। अब क्या चल रहा है समाज में, है ना,
माँ बाप कहाँ गए कोई पता नहीं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा, बस वही दुनिया है ना। ओके चले, खैर वो एक सामाजिक समस्या है, बट प्लीज़ जो भी लोग देख रहे हैं, तो जो भाई बहन हैं जिन्होंने सुबह 4-4 बजे उठ के आपको नाश्ता बना कर खिलाया है, जो बहनें रात को 1-1 बजे तक आपको चाय बना के पिलाती रही हैं, जो आप पढ़ रहे हो रात को 1-1, 2-2 बजे तक आप पढ़ रहे हो, बहनें उठ के जाग के देख रही हैं, आपको झांक रही हैं, पूछ रही हैं नमकीन खाएगा, चाय पिएगा, है ना। सुबह 4 बजे एग्ज़ाम के लिए निकल रहे हो तो वो नाश्ता बना रही हैं, है ना, वो नाश्ता बना रही है ना। बाबू सोना नहीं बनाते नाश्ता सुबह 4 बजे उठ के, वो 9:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, तो आप मोबाइल देखते रहते हो, उनका मैसेज आया कि नहीं आया, उनका मैसेज आया कि नहीं आया, है ना। वो उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा नहीं कहा, परेशान रहते हो ना, ऑल द बेस्ट कहा नहीं कहा, वो ऑल द बेस्ट कह कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते। पॉज कर दीजिए। तो बाबू सोना नहीं बनाते सुबह सुबह उठ के नाश्ता, वो सब एक औपचारिकता कर लेते हैं ऑल द बेस्ट की, और आप उसी में खुश हो जाते हैं। भाई साहब जब जॉब लग जाए, कमाने लगो, तो सबसे पहले जो जवाबदेही है माताओं बहनों के लिए, जो दुआएं मांगती हैं, है ना, व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, उधर तुम एग्ज़ाम में लगे पड़े, उधर वो सजदे में गिरी पड़ी हैं। हाँ, सबसे पहला जो है उनका है बाबू सोना। अव्वल तो हो ही ना, हो तो बहुत बाद में, है ना। चले मैं आगे कहाँ थे, सॉरी ट्रैक से भटक गए, कहाँ थे, हाँ कहाँ थे, हाँ, तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो लोक लेखा समिति में क्या हैं, सहयोगी सदस्य हैं। ओके आगे चले। तो यस, अब हाँ यस, यहाँ नहीं थे, हम थे रिवाज पे। तो 1967 से ये रिवाज हमने अपनाया कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष से होगा। विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता नहीं, विपक्ष से होगा। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रह चुके थे, है ना। तो खैर 1967 से रिवाज बनाया गया, वो उस रिवाज पे हम अभी भी कायम हैं कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो किसी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका कोई नेता होगा। ओके, तो सबसे पहले जो लोक लेखा समिति के इस तरह से अध्यक्ष बने, विपक्षी नेता जो अध्यक्ष बने 1967, वो बने कौन, मीनू मसानी। मैंने यहाँ कहीं लिख भी रखा है, यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, मीनू मसानी। अब लोक लेखा समिति का काम क्या, लोक लेखा समिति जो है संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और इसे संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति भी कहा जाता है। सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और इसे संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका काम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या है, सरकार के खर्च की निगरानी करना, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उसे सुझाने के उपाय बताना। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो आरोपी को तय करना, पकड़ना नहीं, बताना कि ये है आरोपी, अब इससे जवाब आप ले लो। तो प्रोसीजर क्या है, हर साल इसका काम कब शुरू होता है, तब उसमें बताएं, लोक लेखा समिति का काम कब शुरू होता है, नहीं, हाँ वेरी गुड, शाबाश। जब कैग ने अपनी रिपोर्ट दे दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी, राष्ट्रपति अब इस रिपोर्ट को रखवाएगा संसद में। उसी तरह से स्टेट में विधानसभा में भी तो होती है लोक लेखा समिति, है ना। अब अगर दोनों सदन है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो ज्वाइंट हो सकती, नहीं तो विधानसभा की लोक लेखा समिति होगी। तो राज्यों में जब राज्यपाल जो है जब कैग जो है राज्यपाल को रिपोर्ट दे देगा और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट रखवा देगा कहाँ, विधानसभा में, तो अब लोक लेखा समिति का काम शुरू होगा केंद्र में और राज्य में। ओके, तो हम केंद्रीय लोक लेखा समिति की बात करते हैं। लोक लेखा समिति का काम कब शुरू होगा, कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद, ठीक है। अब तभी मैंने यहाँ लिखा है ना कि कैग रिपोर्ट की बैकग्राउंड में खर्च की जाँच। किसकी रिपोर्ट की बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड क्यों लिखा मैंने, बैकग्राउंड इसलिए लिखा कि देखिए लोक लेखा समिति जो है वो विशेषज्ञ समिति तो है। विशेषज्ञ क्यों है, क्योंकि वो जो एक तरह से ऑडिटर का काम करते हुए सरकार के बजट की या हिसाब किताब की जांच करते हुए उसमें स्पेशलिटी आ जाती है। अच्छा, हर बार हम ध्यान रखते हैं कि लोक लेखा समिति में अगले साल कुछ ऐसे सदस्य आए जो पहले से बने थे उसमें, तो धीरे धीरे इसने विशेषज्ञता हासिल कर ली है। लेकिन इसे एक स्पेशलिस्ट एडवाइस भी मिलती है, वो किसकी मिलती है, कैग की। कैग जो है जब भी लोक लेखा समिति बैठती है अपना काम करने के लिए, कैग ने रिपोर्ट दे दी, अब कैग अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ियों की तरफ को ध्यान देता है। अच्छे काम को तो बताता है, लेकिन जहाँ पर भी कहीं भी किस्म की नेगेटिविटी या गड़बड़ी है तो कैग अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ को हाईलाइट करता है और लोक लेखा समिति के लिए एक लिस्ट बना देता है कि यहाँ मुझे गड़बड़ी दिख रही है। उसी लिस्ट में ये बताता है कि इस गड़बड़ी के ये जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी लिस्ट में वो ये बताता है कि इनसे ये सवाल पूछो, ये सवाल जवाब लो, ये प्रूफ लो, ये डॉक्यूमेंट लो, ये रिसीवर लो, वगैरह वगैरह।
समझ रहे ना, ये सारे काम वो लोक लेखा समिति के लिए करता है। कौन? कैग। इसलिए कहते हैं कि लोक लेखा समिति को किसकी स्पेशल एडवाइस मिलती है? कैग की। इसीलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। ध्यान रखना, कैग की कई सारी भूमिकाएं, पिछले पार्ट में मैं इस चीज़ को बताना भूल गया था कि कैग जो है वित्तीय नियंत्रण के मामले में संसद का अंग है क्या? अंग नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें से कौन वित्तीय नियंत्रण में संसद का अंग है, इसमें से कौन वित्तीय मामलों में संसद का अंग है, तो ना एक ऑप्शन आपको कैग को भी दे देगा, तो जल्दबाजी में आप कैग को भी सही कर दोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वो संसद का पार्ट नहीं है, संसद का एजेंट है। ध्यान रखना, क्योंकि वो जो ये काम कर रहा है ना ऑडिटिंग का, वो संसद की ओर से कर रहा है। अभी कभी दे देगा वो किसकी ओर से कर रहा है? लोक लेखा समिति की ओर से कर रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, लोक लेखा समिति की ओर से नहीं, ध्यान रखना मेरी बात का, लोक लेखा समिति की ओर से नहीं, संसद की ओर से वो काम कर रहा है। किसका? वित्त की गड़बड़ियों का पता लगाने का। तो वो लोक लेखा समिति का मित्र है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक भी, गाइड भी है, लेकिन संसद का वो एजेंट है। लोक लेखा कौन? कैग संसद का एजेंट है। ठीक है ना, कैग अपना काम किसके लिए कर रहा है? संसद के लिए कर रहा है। ओके, इसलिए कैग का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहीं पर मैंने लिखा होगा कि कैग जो है लोक लेखा समिति की बैठक में भाग तो लेता है, डिस्कशन में भी पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन उसे वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या कैग संसद की बैठक में भाग ले सकता है? नहीं, कैग को संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। कैग को केवल लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार उसको नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर बात आती है, यहीं पर मैंने लिखा है, तो फिर ऐसा कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग लेता है? आपको सभी को पता है, राज्य में राज्य का महाधिवक्ता और संसद में भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता दो ऐसे पद हैं जो महान्यायवादी संसद की बैठक में और महाधिवक्ता किसकी बैठक में? विधानसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये केवल चर्चा में भाग ले सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार इन्हें भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसी में मैंने बताया कि लोक लेखा समिति का जो चुनाव होता है वो हर वर्ष होता है। इसके लोकसभा के जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा मेंबर्स में से चुने जाते हैं, हर साल 15 मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है ना। राज्यसभा के मेंबर जो इसमें आते हैं वो ऐसे आते हैं जिन्हें राज्यसभा का सभापति नॉमिनेट करके भेजता है। जैसे संविधान सभा में था ना, जो देसी रियासतों से भाई संविधान सभा के सदस्य कैसे आए, जिन्हें देसी राजाओं ने या देसी नरेशों ने इस काम के लिए नॉमिनेट करके भेजा। तो उसी तरह से राज्यसभा के जो मेंबर लोक लेखा समिति में जाएंगे ये तय करता है सभापति। वो जिन्हें नॉमिनेट करके भेजता है वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते, राज्यसभा की ओर से लोक लेखा समिति के सदस्य बन जाते हैं। अब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है क्या? नहीं होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का स्पीकर जो है वो नॉमिनेट करता है। ध्यान रखना, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरागत रूप से अब रिवाज के रूप में विपक्ष का कोई एक नेता होता है। ओके, और इसकी नियुक्ति जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता अपनी मर्जी से। इसका जो है कि चुनाव नहीं होता है। और अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। या लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का होता है। अब एक बात और आती है, क्या कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य हो सकता है? ये तीनों समितियां आप देख रहे हैं ना, इनमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। अब कोई इनका सदस्य ऐसा है जो मंत्री बन गया तो उसे इस्तीफा देना होगा। कोई भी मंत्री इन समितियों का ना तो अध्यक्ष होता है और ना ही सदस्य हो सकता है। ओके, बस ये बातें थी लोक लेखा समिति में, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ओके, आगे चलें। अब अनुमान समिति। अनुमान समिति जो है वो संसदीय समिति तो है लेकिन संयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, इसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं और वो होते हैं 30। अध्यक्ष सहित कुल 30 मेंबर इसमें होते हैं। ध्यान रखना, इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। और ये जो समिति है इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर हैं। ये संसद की ऐसी समिति है जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर हैं। किसमें? अनुमान समिति में। अच्छा, इसका नाम अनुमान समिति क्यों पड़ा होगा? हिंदी में एक इसका पर्यायवाची और है प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्टिमेट कमेटी या ईसी। इसका काम है कि बजट में जो अनुमान पेश किए गए हैं, बजट में अनुमान ही तो है भाई। आज संसद ने बजट पास कर दिया अगले साल के लिए, अब अगले साल क्या होगा, गड़बड़ी हो जाए, इधर उधर हो जाए, कुछ पता थोड़ी है, तो एक मोटे अनुमान है। तो अब क्या है कि ऐसा क्या हो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्रालय का काम और बेहतर हो जाए, सभी मंत्रालयों का बजट बनाने का काम और बेहतर हो जाए, बजट इस तरह से बने कि जिससे फिजूल खर्ची ना हो और बजट के आंकड़े इस तरह से संसद के सामने पेश हों कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो फट पता चल जाए।
इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे, बजट बनाने के तरीक़ों में, आंकड़े जुटाने के तरीक़ों में कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। इसके लिए फिर संसद में एक समिति बनी जिसका नाम था अनुमान समिति। इसका काम कब शुरू होता है? इसका काम शुरू होता है संसद में बजट पेश होने के बाद। संसद में बजट पेश होने के बाद ये किसी 2, 4 या 5 या 6 जितनी भी इसकी क्षमता है, कुछ मंत्रालयों के बजट को चुन लेती है और चुनने के बाद फिर उनके हिसाब किताब की वो जांच करती है और अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको सामने लेकर के आती है और ये बताती है, मुख्य रूप से ये बताती है कि बजट किस प्रकार से बनाया जाए, किस तरह से उस तरह से संगठन में, प्रशासन में सुधार किए जाएं ताकि बजट के आंकड़े बेहतर ढंग से पेश हो जाए, जिससे कि खर्च में किफ़ायत हो जाए। हिसाब किताब की जांच ये नहीं करती है। सरकार की पॉलिसी क्या है, इससे इसका कोई सरोकार नहीं है। ओके, अब इन दोनों के जो काम है ना, लोक लेखा समिति और अनुमान समिति के जो काम हैं, जी अंकल, तो अंकल से सुन लो। तो लोक लेखा समिति और अनुमान समिति, इन दोनों के जो काम हैं वो लगभग एक जैसे हैं, इसलिए लोक लेखा समिति और अनुमान समिति को जुड़वा बहनें कहते हैं। दोनों के दूसरे की जुड़वा बहनें कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, मंत्री जो है अनुमान समिति में भी नहीं हो सकता। अच्छा, पहली अनुमान समिति जो बनी वो बनी 1950 में, 1950 में। अच्छा, अनुमान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अनुमान समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से ही होता है, इसका भी रिवाज है। और कौन होगा? वो होगा जो इसका मेंबर होगा। इसका मेंबर जिसे लोकसभा का अध्यक्ष इस काम के लिए नियुक्त करे, वो अनुमान समिति का अध्यक्ष होगा। ध्यान रखना, फिर से बता दूं, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, इसके सदस्यों का चुनाव होता है संसद में से, लेकिन लोक लेखा समिति में जो राज्यसभा जो सदस्य जाते हैं वो राज्यसभा सभापति मनोनीत करके भेजता है। अनुमान समिति में राज्यसभा से मेंबर होते ही नहीं हैं। अनुमान समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से होता है। लोक लेखा समिति और अनुमान समिति दोनों के अध्यक्षों का नॉमिनेशन या नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। इन समितियों में अध्यक्ष या सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो परंपरागत रूप से विपक्ष का नेता होता है। अनुमान समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का नेता होता है। ठीक है, ओके। अब तीसरी है लोक उपक्रम समिति, पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी। अब ये पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या हुए? जैसे रेलवे, LIC, RBI, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, HPCL, सरकारी कंपनियां, पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि सरकारी कंपनियां, चाहे वो डिपार्टमेंट हैं, कंपनी हैं या कॉरपोरेशन यानी कि निगम है ना, इस्पात निगम, खान निगम, ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो स्टेट की हों या सेंटर की हों, इन्हें हम कहते हैं लोक उपक्रम, पब्लिक एंटरप्राइजेस या सरकारी कंपनियां। ठीक है। अब इनके हिसाब किताब की जांच के लिए भी संसद ने एक समिति बना रखी है जिसका नाम है लोक उपक्रम समिति। इसमें 15 + 7 कुल 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा के राज्यसभा से चुनकर जाते हैं, लोकसभा के लोकसभा से चुनकर जाते हैं। और इसके अध्यक्ष को भी लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं इसके सदस्यों में से। अच्छा, ये जो लोक उपक्रम समिति है ना, ध्यान रखना, इसमें 22 मेंबर होते हैं, संयुक्त समिति है, लेकिन इसे कैग की सहायता नहीं मिलती है, लेकिन ये कैग की रिपोर्ट का संज्ञान ले सकती है किसी भी गड़बड़ी की जांच के लिए। ओके, तो ये 3 समितियां थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।